हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार। तो आज का हमारा लेक्चर 7 होगा, जिसमें हम लोग पढ़ रहे थे आवेशन की विधि। इसमें पिछला लेक्चर में आप देखिएगा तो आवेशन क्या है, चार्जिंग क्या है, इसका डिफिनेशन बताए थे और इसका 3 विधि है। 3 विधि हम पहला बताए थे, दूसरा भी बता दिए और आज है हमारा तीसरा। पहला विधि क्या था? चालन द्वारा आवेशन। दूसरा विधि क्या था? प्रेरण द्वारा आवेशन। और तीसरा विधि क्या है? घर्षण द्वारा आवेशन। 3 विधि है और आज हम लोग का सबसे वीवीआई पॉइंट चल रहा है इन तीनों में, जिसका नाम है घर्षण द्वारा आवेशन। वीवीआई पॉइंट है इन तीनों में। तो पहला आप देख लीजिएगा, लेक्चर नंबर 6 करके वैसा कुछ है, प्लेलिस्ट बना हुआ है। तो चालन द्वारा आवेशन, प्रेरण द्वारा आवेशन और तीसरा है घर्षण द्वारा आवेशन, है ना। चालन में क्या बताए थे कि डायरेक्ट कांटेक्ट रहेगा तो होगा, और प्रेरण में क्या बोले थे? प्रेरित होकर के, मतलब विदाउट कांटेक्ट के, विदाउट कांटेक्ट के, ऐसा करके कुछ बताया गया था। ठीक है, इन दोनों का डेफिनेशन वगैरह एग्जाम्पल भी बताया गया था, फिगर भी बनाया गया था। हम लोग आते हैं तीसरा नंबर पे, जिसका नाम है घर्षण द्वारा आवेशन। तो सबसे पहले समझना है कि घर्षण द्वारा आवेशन होता क्या है। घर्षण कहने का मतलब क्या कि रगड़ करना। जब दो वस्तु को आपस में रगड़ते हैं तो उनके बीच जो क्रियाएं होती है वही तो घर्षण होता है। और घर्षण द्वारा हम लोग यहाँ पे आवेशन करना है, मतलब कि दो इंसुलेटर को क्या करना है, ले करके चार्ज करना है। लेकिन चार्ज करेंगे तो किसके द्वारा? घर्षण के द्वारा नहीं। जैसे पुराने जमाने में क्या कहा जाता था कि कहते कि पत्थर से पत्थर को रगड़ करके आग लगाया जाता है, तो उस समय घर्षण होता है नहीं। तो घर्षण द्वारा आवेशन क्या होता है? सबसे पहले आते हैं इसका डेफिनेशन पर कि जब दो उपयुक्त पदार्थ को, जो सुटेबल हो, जिससे मतलब ट्रांसफर हो सके इलेक्ट्रॉन का, वैसा उपयुक्त पदार्थ बोला जाता है। दो उपयुक्त पदार्थ को आपस में रगड़ा जाता है, आपस में रगड़ा जाता है, आपस में रगड़ा जाता है, तो देखिए घर्षण में ही होता है कि जब दो पदार्थ को आपस में रगड़ेंगे, और खास करके ना जब भी घर्षण द्वारा आवेशन होगा तो याद रखना है, इसमें दो पदार्थ को लेना है तो कैसा होना चाहिए? इंसुलेटर होना चाहिए, है ना। इंसुलेटर रहेगा तब की बात है ना। मैक्सिमम ऐसा इंसुलेटर ही लिया जाता है कि अगर इंसुलेटर रहा तो हम लोग को घर्षण आसानी से हो सकता है। तो क्या है कि जब दो युग्मित पदार्थ को आपस में रगड़ा जाता है तो इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण के कारण, इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण के कारण उनमें आवेश उत्पन्न हो जाता है। और जब तक आवेश उत्पन्न नहीं होगा तब तक आवेशन कहेंगे कैसे? उनमें आवेश उत्पन्न हो जाता है, उनमें आवेश उत्पन्न हो जाता है। आप इसको नोट्स बनाते रहिएगा। तो इस प्रक्रिया को अच्छा, इसको वीवीआई क्यों बोले हैं, क्यों का रीजन देखिएगा। इस क्लास को, सॉरी इस वीडियो को पूरा देख लीजिएगा तो पता चलेगा कि हाँ क्यों वीवीआई है। ठीक है, जब दो उपयुक्त पदार्थ को आपस में रगड़ा जाता है तो उसमें इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण के कारण क्या होता है? आवेश उत्पन्न हो जाता है। तो इस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? घर्षण द्वारा, क्या लिखेंगे? घर्षण द्वारा आवेशन, चार्जिंग बाय फ्रिक्शन, है ना। इस प्रक्रिया को घर्षण द्वारा आवेशन कहते हैं। ये हो गया। तो क्या है कि जैसे मैं डेफिनेशन पर बाद में आएंगे, पहले थोड़ा सा फिगर देख लीजिए। फिगर में क्या है कि दो इंसुलेटर लेना है, विद्युत रोधी 2 लेना है। मान लेते हैं एक पदार्थ ए है या
किसी भी आकार का बना लीजिए, किसी तरह से घर्षण तो करना है, बाकी तो एग्जाम्पल लेना है, दैनिक जीवन में भी इसका उपयोग है, इसलिए बोले हैं कि VI है हमारा। जैसे मान लेते हैं कि एक कोई इंसुलेटर है और दूसरा भी है, और इन दोनों को नेमिंग कर सकते हैं, एक का नाम A है, दूसरा का नाम B है। क्या है ना कि अब इन दोनों पदार्थ को आपस में एक दूसरे से रगड़ना है। ऐसे अगर आपस में से रगड़ेंगे, रब करेंगे, तो यहाँ पे घर्षण की क्रिया होगा, दोनों को आपस में रब करना है, रगड़ना है। तो जब आपस में इस तरह से रगड़ते हैं, या फिर पकड़ करके ऐसा रगड़ करके आप देख सकते हैं, हाथों को भी रगड़ करके आप देख सकते हैं। तो हाथ को रगड़ने से क्या होता है कि सबसे पहले तो इन दोनों पदार्थ को हम रगड़ रहे हैं, तो दोनों में गतिज ऊर्जा आ जाता है, काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला तो पता है ना, हाफ mv² है ना, नहीं पता तो फिर बताया जाएगा समय आने पे, लेकिन यहाँ पे उतना यूज नहीं है, बस यहाँ नाम का यूज है। क्या कि जब इन दोनों को रगड़ेंगे तो दोनों मोशन में होगा, मतलब गति में होगा, और जब दोनों गति में होगा तो दोनों में गतिज ऊर्जा उत्पन्न हो जाएगा, और जैसे ही गतिज ऊर्जा उत्पन्न होगा, एक मिनट, हेलो, हाँ ना है तो 9:30 से ना क्लास था। तो कोई पहुंचे नहीं थे 9:30 में? ओ अच्छा, तो क्या करे तब हम, बोलिए अब। और कोई नहीं? अच्छा, तो फिर 11 बजे से मेरा फिर क्लास है ना, तब फिर 11 बजे हम आएंगे, और क्या। ठीक, हाँ क्या बोल रहे थे कि जब इन दोनों को आपस में रगड़ा जाएगा तो दोनों में मोशन होगा, गति होगा, गति होने की वजह से इनमें गतिज ऊर्जा उत्पन्न होगा। याद रखिएगा कौन सा ऊर्जा होगा, तो सबसे पहले आपको समझना है काइनेटिक एनर्जी, गतिज ऊर्जा। और जब गतिज ऊर्जा उत्पन्न होगा तो समझना यही क्या है कि इस गतिज ऊर्जा के कारण से आप हाथों को भी रगड़ करके देख सकते हैं, रगड़ने के बाद कुछ देर के बाद हीट हो जाता है, गर्म हो जाता है। तो वही गतिज ऊर्जा कन्वर्ट होता है किसमें, उष्मीय ऊर्जा में, जिसको बोला जाता है थर्मल एनर्जी। उष्मीय ऊर्जा में गतिज ऊर्जा से परिवर्तन हुआ उष्मीय ऊर्जा में, यानी कि यहाँ पे हीट पैदा हो गया। याद रखिएगा यहाँ पे रब करने से, रगड़ने से, घर्षण करने से हीट पैदा हुआ। क्यों? क्योंकि मोशन में था, मोशन में होने की वजह से गतिज ऊर्जा आया, गतिज ऊर्जा से कन्वर्ट हुआ थर्मल ऊर्जा में, यानी कि उष्मीय ऊर्जा में। और जब उष्मीय ऊर्जा में बन जाता है तो ऐसा पदार्थ लिया गया है कि यहाँ पे इस पदार्थ के बाहरी कक्षा का इलेक्ट्रॉन और इस पदार्थ के बाहरी कक्षा का इलेक्ट्रॉन है ना, दोनों में किसी न किसी, अब ऐसा पदार्थ ही लेना है जो हमें सुटेबल हो, उपयुक्त हो, नहीं तो जिसको उपयुक्त ना हो उसको नहीं लेना है। तो करना क्या है कि इसका इलेक्ट्रॉन, और क्या होता है ना कि जैसे ही थर्मल ऊर्जा उत्पन्न होता है, उष्मीय ऊर्जा उत्पन्न होता है, तो उष्मीय ऊर्जा उत्पन्न होने के कारण अब बाहरी कक्षा का जो इलेक्ट्रॉन है वो अब कहेगा कि देखो हमारे पास उष्मीय ऊर्जा आया है, थर्मल एनर्जी मिला है, और उष्मीय ऊर्जा के कारण से इसके पास ऊर्जा आ जाता है इलेक्ट्रॉन के पास। इस पदार्थ के बाहरी कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉन के पास उष्मीय ऊर्जा आ जाता है, तो तुरंत से बाहरी कक्षा से इलेक्ट्रॉन निकाल करके बगल वाले में चला जाता है। अब सवाल है कि बगल वाले में क्यों गया, इसका इलेक्ट्रॉन इसमें क्यों नहीं गया, कि पदार्थ पर डिपेंड करेगा किस टाइप के पदार्थ है ना। तो इसका इलेक्ट्रॉन इसमें आ गया, सोचना है क्यों आया, क्योंकि इसके पास थर्मल एनर्जी मिला। बाहरी कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन उपस्थित है, बाहरी कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन उपस्थित है उसके पास उष्मीय ऊर्जा आया, उष्मीय ऊर्जा आने की वजह से इसके पास हीट मिला, और हीट मिला, एनर्जी मिला, एनर्जी मिला, थर्मल एनर्जी मिलने की वजह से इलेक्ट्रॉन पूरी तरह से मोशन में हो गया, और यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकल कर दूसरे पदार्थ में चला गया। अब सवाल है किसी में क्यों गया, तो ये बोले हैं कि पदार्थ पर डिपेंड करता है, मैटर पर डिपेंड करता है किस टाइप से आप लिए हैं। तो ऐसे स्थिति में इसका इलेक्ट्रॉन इसमें चला गया,
और इसमें इलेक्ट्रॉन की कमी हुआ, तो फिर से इन दोनों पदार्थ को छापेंगे। अगर फिर से छापेंगे तो क्या कैसा बन जाएगा, तो फिर से अगर छापा जाएगा तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन की कमी हुआ है तो इस पर पॉजिटिव चार्ज होगा, और इसमें इलेक्ट्रॉन भरा है। इलेक्ट्रॉन जब आया है, सुनिएगा, जब इलेक्ट्रॉन आया है तो इलेक्ट्रॉन को तो नेगेटिव चार्ज होता है, यानी किस पदार्थ में किस टाइप का चार्ज उत्पन्न होगा, नेगेटिव चार्ज उत्पन्न होगा। तो एक नेगेटिव चार्ज क्रिएट हुआ और दूसरा में पॉजिटिव चार्ज क्रिएट हुआ। किसकी वजह से, घर्षण की वजह से। जब हम लोग घर्षण करते हैं तो इस स्थिति में क्या होता है, घर्षण करते हैं तो मतलब रगड़ करते हैं, मोशन करते हैं, मोशन करने की वजह से काइनेटिक एनर्जी मिला, गतिज ऊर्जा मिला, गतिज ऊर्जा से उष्मा उत्पन्न हुआ और वही उष्मा थर्मल एनर्जी में कन्वर्ट हो गया। और जिसे ही बाहरी कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉन का थर्मल ऊर्जा मिला, उष्मीय ऊर्जा मिला, यहां से इलेक्ट्रॉन निकल कर दूसरे पदार्थों में चला गया, क्योंकि एनर्जी मिल गया है, एनर्जी मिला। अब इसका इलेक्ट्रॉन इसमें गया, सवाल है कि इसका इलेक्ट्रॉन इसमें क्यों नहीं आया, हो सकता है इसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या ज्यादा हो, ऐसा पदार्थ ही लिया गया है, तो इलेक्ट्रॉन निकल कर किसमें चला गया, और इलेक्ट्रॉन की कमी होता है जिससे उसमें प्लस चार्ज उत्पन्न होता है, जिसमें इलेक्ट्रॉन आता है या भरता है उसमें माइनस चार्ज उत्पन्न होता है। अगर जानना चाहते हैं तो आप पिछला लेक्चर देख सकते हैं जिसमें पढ़ाए थे आवेश और आवेश के टाइप्स, पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज। तो रब करने से, रगड़ने से इन दोनों पदार्थ में आवेश उत्पन्न हो गए। एक में आवेश उत्पन्न हुआ नेगेटिव, दूसरा में आवेश उत्पन्न हुआ पॉजिटिव। तो यही बात यहाँ पे लिखाया गया है कि पदार्थ लेना भी है तो उपयुक्त पदार्थ लेना है, और खास करके इंसुलेटर आप ले लीजिए, सब क्लियर हो जाएगा, है ना। अच्छा, इसका एग्जांपल भी लेंगे तो आप डेफिनेशन को देख सकते हैं कि जब दो उपयुक्त पदार्थ को आपस में रगड़ा जाता है तो इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण के कारण, देखिए इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण हो रहा है, ट्रांसफर हो रहा है, नहीं, इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण के कारण क्या है कि उसमें आवेश उत्पन्न हो जाता है। देखिए एक में पॉजिटिव चार्ज धन आवेश उत्पन्न हुआ और एक में ऋण आवेश उत्पन्न हुआ, तो आवेश उत्पन्न हो जाता है। तो जो प्रक्रिया हो रहा है इसी प्रक्रिया को बोला जाता है चार्जिंग बाय फ्रिक्शन, चार्जिंग बाय फ्रिक्शन, ठीक है। तो ये था हमारा चार्जिंग बाय फ्रिक्शन, और इससे रिलेटेड अभी एग्जांपल लेना है, दैनिक जीवन में कहाँ यूज है इसका, उसका भी एग्जांपल लेना है। और इसके द्वारा मास का भी ट्रांसफर होता है, द्रव्यमान का भी ट्रांसफर होता है, और इसमें कुछ एसपी पॉइंट है उसको भी लिखवाना है। तो तब तक आप इतना नोट बनाइए, उसके बाद आगे नीचे वाला नहीं दिख रहा है, एक मिनट, हाँ गुड, चलिए हो गया, स्क्रीनशॉट कर लिए होंगे। चलिए मिटा देते हैं इसको। हाँ, तो अब आना है इसको, एक हमारा आया ऋण आवेश, एक कैसा बना, धन आवेशित बना। तो यही धन आवेशित और ऋण आवेशित के बारे में स्टार में करके आप लिख सकते हैं। क्या लिखना है, अच्छा देखना है कि ऋण आवेशित कब बना, सॉरी धन आवेशित कब बना, जब इलेक्ट्रॉन निकला, इलेक्ट्रॉन की कमी हुआ तो धन आवेशित हो जाता है, और जिसमें इलेक्ट्रॉन आता है वो कैसा हो जाता है, ऋण आवेशित हो जाता है। और यही बातों को लैंग्वेज में करके लिख लेना है। कैसे देखिएगा, तो घर्षण के कारण से, एरो में क्या लिखना है, एरो बना के लिखिएगा, घर्षण के, फिगर के नीचे जी, घर्षण के कारण पदार्थ में दो तरह का आवेश उत्पन्न होता है। घर्षण के कारण पदार्थ में दो तरह का आवेश उत्पन्न होता है। पहला धन आवेशित, इसको लेकर के डैश दीजिए, और फिर दूसरा है ऋण आवेशित। धन आवेशित कैसे उत्पन्न हुआ, कैसा का रीजन यही लिखना है ना। पहला हमारा धन आवेशित है, ये कैसे उत्पन्न हुआ इसी के बारे में लिखना है। नहीं, कैसे लिखेंगे कि जिस पदार्थ से इलेक्ट्रॉन का निष्कासन होता है, या फिर जिस पदार्थ से इलेक्ट्रॉन निकलता है, सिंपल निकलता है, तो उसमें
इलेक्ट्रॉन की कमी होने के कारण, इलेक्ट्रॉन की कमी होने के कारण, इलेक्ट्रॉन की कमी होने के कारण कैसा आवेश उत्पन्न हो जाता है? वह धनावेशित हो जाता है, धनावेशित हो जाता है। कौन कॉल कर रहा है जी? तो धनावेशित हो जाता है। चलिए, अच्छा कैसे? तो यहाँ पे इस टाइप के प्लस चार्ज आया था। प्लस चार्ज क्यों आया था? क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन की कमी हुआ था। पीछे वाला फिगर आप देख सकते हैं, धनावेशित हो जाता है। अच्छा दूसरा है, इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा। दूसरा है हमारा ऋण आवेशित। ओके, हो गया होगा। दूसरा है ऋण आवेशित। ऋण आवेशित कैसे हुआ था? पहला पदार्थ जिसका नाम ए रखे थे, वो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण लिया था। तो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करने पर इलेक्ट्रॉन की अधिकता हो जाती है, इलेक्ट्रॉन की संख्या ज्यादा हो जाता है, तो ऋण आवेशित हो जाता है। क्योंकि इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज है, और जिसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ेगा मतलब नेगेटिव चार्ज बढ़ेगा, यानी कि ऋण आवेशित हो गया। तो वही बात यहाँ पर भी लिखना है। दूसरा नंबर में क्या है? ऋण आवेशित। जो पदार्थ इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है, जो पदार्थ इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है उसमें इलेक्ट्रॉन की अधिकता हो जाती है, तो संख्या बढ़ जाता है, अधिकता हो जाती है, तो वह ऋण आवेशित हो जाता है। ऋण आवेशित हो जाता है ना? तो वह ऋण आवेशित हो जाता है। देखिए फिगर बनाए थे, माइनस चार्ज आया था, नेमिंग क्या था इसका? ए था। इलेक्ट्रॉन को ग्रहण किया था, उसका इलेक्ट्रॉन इसमें आया था, तो कैसा हो गया? ऋण आवेशित हो गया, यानी कि इस पर जो चार्ज होगा नेगेटिव चार्ज होगा। तो घर्षण से पदार्थ या तो धनावेशित होगा या तो ऋणावेशित होगा। अब सवाल है कि ऋणावेशित क्यों हुआ? क्योंकि इलेक्ट्रॉन ग्रहण हुआ, क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन आया था। किसके कारण? रगड़ के कारण। काइनेटिक एनर्जी थर्मल एनर्जी में चेंज हुआ, और थर्मल एनर्जी जैसे ही मिला तो इलेक्ट्रॉन तुरंत भाग करके दूसरे पदार्थों में चला गया, बगल वाला जिसमें टच था चला गया, तो हमारा ऋणावेशित हो गया। तो धनावेशित और ऋणावेशित हो जाता है। तो ये था घर्षण के कारण होने वाली दो घटना। पहला वस्तु धनावेशित हो जाना और दूसरा वस्तु ऋणावेशित हो जाना। अब सवाल है कि इसका एग्जांपल कैसे लिया जाए? एग्जांपल कॉमन एग्जांपल है, तब तक इसको स्क्रीनशॉट कीजिए। एग्जांपल में है चलिए हो गया होगा, मिटा दे रहे हैं। आधे एग्जांपल को देखते हैं। पहला एग्जांपल, कांच की छड़, और एक एग्जांपल लेना है कांच की छड़ वाला, जिसमें किसके साथ रगड़ा जाता है? रेशम के कपड़े के साथ रगड़ा जाता है। दूसरा एग्जांपल है कौन सा? हाँ अच्छे, छोटे क्लासों में ऐसा बताया जाता था कि आप कंघी लीजिए, कंघी लेकर के बालों से रगड़िए, तो रगड़ने के बाद अगर कागज के छोटे छोटे टुकड़े के पास अगर कंघी को रखते थे तो कागज के छोटे छोटे टुकड़े को आकर्षित कर लेता था। नहीं, ये भी एग्जाम्पल हो सकता है जिसमें हम लोग क्या बोलते थे? सूखे बाल और कंघी। यहाँ पे लेना पड़ेगा, सूखा बाल होना चाहिए और क्या होना चाहिए? कंघी होना चाहिए। इस समय देखना है, ये सबको समझाना भी बाकी है। अच्छा एक और कॉमन एग्जांपल आता था, इंसेट के एग्जांपल है, जिसका नाम है कांच की छड़, तो हो गया ऊन और एबोनाइट की छड़। ऊन को तथा एबोनाइट की छड़, इंसेट एक एग्जांपल है। एबोनाइट की छड़
इन 3 एग्जाम्पल को पहले आप समझिए। जैसे कांच की छड़ है ना, तो रेशम के कपड़ों के साथ रगड़ना है, तो रगड़ने से कौन धनात्मक होगा कौन ऋणात्मक होगा, इस बात को आप ध्यान से देखिएगा। नहीं तो आखिर जैसे में कांच यानी कि शीशा की छड़ को रेशम के कपड़े के साथ रगड़ना है, तो रगड़ने के क्रम में कांच की जो छड़ होता है धनावेशित हो जाता है। यहां से लिखना पड़ेगा धनावेशित यानी कि पॉजिटिव चार्ज, और एक तरफ लिखना पड़ेगा, अच्छा इधर नहीं दिख रहे हैं तो यहां पर ही कैटेगराइज कर दे रहे हैं, यहां पर देख लीजिएगा धनावेशित, और दूसरा तरफ क्या लिखना है ऋणावेशित। सब एग्जाम्पल में ऋणावेशित है ना। पहला क्या लिए थे, कांच की छड़ को रेशम के कपड़े के साथ रगड़ा जाता है। जब कांच की छड़ को लेकर के हम रेशम के कपड़े के साथ रब करते हैं, रगड़ते हैं, घर्षण करते हैं, तो ऐसे स्थिति में कांच की छड़ से इलेक्ट्रॉन निकल करके रेशम के कपड़े पर चला जाता है, तो रेशम के कपड़े पर जाएगा तो रेशम के कपड़ा जो हो जाएगा ऋण आवेशित हो जाएगा, और कांच की छड़ जो हो जाएगा कैसा रहेगा धन आवेशित होगा। क्यों? क्योंकि कांच की छड़ से इलेक्ट्रॉन निकल कर रेशम के कपड़े के पास चला गया, तो जिससे इलेक्ट्रॉन निकलता है यानी कि इलेक्ट्रॉन की कमी हो रहा है, इसमें इलेक्ट्रॉन की कमी यानी कि पॉजिटिव चार्ज। नहीं, पहला एग्जांपल ये था। दूसरा एग्जांपल क्या है कि सूखे बाल और कंघी। जैसे मैं सूखे बाल में अगर कंघी को रगड़ते हैं, रगड़ने के बाद कागज के छोटे छोटे टुकड़े के पास ले जाइएगा तो कागज के छोटे टुकड़ों को आकर्षित कर लेता है। ऐसा क्यों होता है? क्यों का रीजन, क्योंकि घर्षण के कारण आवेशित हो जाता है। नहीं, घर्षण के कारण आवेशित हो जाता है। ये जो कंघी है, बालों से इलेक्ट्रॉन निकल करके कंघी में चला जाता है, तो कंघी जो हो जाता है ऋण आवेशित हो जाता है, और सूखे जो बाल है वो कैसा हो जाता है धन आवेशित हो जाता है। कंघी में इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ गया, इसीलिए कागज के छोटे छोटे टुकड़े को अपनी ओर आकर्षित कर लेता है। तीसरा एग्जांपल क्या है, ऊन और एबोनाइट की छड़। इसको भी कर लीजिएगा, टिक आउट कर दीजिएगा। ऊन और एबोनाइट की छड़, तो यहाँ पर भी वही क्रिया हो जाता है कि ऊन जो होता है धनावेशित हो जाता है, और एबोनाइट की छड़ कैसा हो जाता है ऋणावेशित। एबोनाइट की छड़ कैसा हो जाता है ऋणावेशित हो जाता है। तो कम से कम आप 3 एग्जाम्पल को भी याद रखिए। चलिए इतना स्क्रीनशॉट कीजिए, आगे फिर इस पर सवाल है, इसके पॉइंट वगैरह भी हैं। एक है गुब्बारा और ऊनी कपड़ा। एक और एग्जांपल ले रहे हैं, चौथा एग्जांपल, ये तीसरा था ना, चौथा है गुब्बारा को और ऊनी कपड़ा को आपस में रगड़ा जाता है। गुब्बारा और ऊनी कपड़ा को आपस में रगड़ा जाता है तो गुब्बारा जो है ऋण आवेशित हो जाता है। यहाँ पे चौथा नंबर लिख दे रहे हैं, गुब्बारा और ऊनी कपड़ा, ऊनी कपड़ा। देखिए ऐसे स्थिति में अगर गुब्बारा को ऊनी कपड़ा के साथ रगड़ते हैं ना, तो गुब्बारा क्या करता है कि इससे इलेक्ट्रॉन खींच लेता है, यानी कि ऊनी कपड़ा से इलेक्ट्रॉन निकल कर गुब्बारा में आ जाता है। तो गुब्बारा जो हो जाता है, अगर इलेक्ट्रॉन ले रहा है तो गुब्बारा कैसा बनेगा ऋण आवेशित बनेगा, ऋण आवेशित बनेगा, और ऊनी कपड़ा कैसा बनेगा धन आवेशित हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ऊनी कपड़ा से इलेक्ट्रॉन क्या हो रहा है निकल रहा है। तो कम से कम 3 या 4 एग्जांपल आप देखिए, और इस टाइप के अगर ऑब्जेक्टिव आता है कि अगर गुब्बारा को ऊनी कपड़ा के साथ रगड़ा जाता है तो कौन धन आवेशित और कौन ऋण आवेशित हो जाता है, तो ऑब्जेक्टिव में थोड़ा बहुत काम आएगा। एक आप एग्जाम्पल इसको टिक आउट कर सकते हैं, दूसरा है ऊन और एबोनाइट की छड़ को। इन 2 एग्जाम्पल को आप फोकस कीजिएगा। अच्छा नीचे नहीं दिख रहा है, ओहो, चलिए अब आते हैं एसपी पॉइंट पे। एसपी पॉइंट
स्पेशल पॉइंट रिलेटेड टू चार्जिंग बाय फ्रिक्शन, एसपी पॉइंट्स। फर्स्ट नंबर, इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण के कारण, इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण के कारण, इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण के कारण देखते जाइएगा। जब इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण होता है तो थोड़ा पहले यहाँ पे समझिए, क्या समझना है कि इसमें आया था नेगेटिव चार्ज और इसमें कौन सा चार्ज आया था, पॉजिटिव चार्ज। जरा सा सोचना ये कि इससे इलेक्ट्रॉन इसमें आया था, एक इलेक्ट्रॉन अगर आया तो जितना इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान है वो द्रव्यमान तो इसमें आ गए, और जब इसमें आया तो ऐसा ऐसा तो ढेर सारा इलेक्ट्रॉन आया था, तो सारे इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान जितना भी आया है सभी का द्रव्यमान इसमें आ गया। तो मतलब कि ऋण आवेशित पर सूक्ष्म रूप से द्रव्यमान की बढ़ोतरी होती है और धन आवेशित पर सूक्ष्म रूप से द्रव्यमान की कमी होती है। वही बात है इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण के कारण ऋण आवेशित पदार्थ में, ऋण आवेशित पदार्थ में सूक्ष्म रूप से, सूक्ष्म रूप में लिखना है, द्रव्यमान की, सूक्ष्म रूप में द्रव्यमान की वृद्धि होती है, द्रव्यमान की वृद्धि होती है ना। लेकिन दूसरा में क्या लिखेंगे, इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण के कारण, दूसरा एस्पेक्ट पॉइंट वही बात लिखवाना है, इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण के कारण धनावेशित पदार्थ में, धनावेशित पदार्थ में सूक्ष्म रूप से द्रव्यमान की कमी होती है, कमी होती है। ऐसा क्यों हो रहा है, क्यों का रीजन सुनिए। जैसे अगर हम बात करेंगे कि एक इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कितना होता है, एक इलेक्ट्रॉन का जो द्रव्यमान होता है 9.1 गुने 10 के पावर माइनस में 31 kg। लेकिन अगर बोला जाए एक प्रोटॉन का द्रव्यमान कितना होता है तो 1.67 गुने 10 के पावर माइनस में 27 kg। इन दो बातों को आप याद रखिएगा जरूर। क्या है सुनिए, यहां से एक इलेक्ट्रॉन निकल करके इसमें आया तो इसका जितना वजन था सारा वजन लेकर के ना आया। एक इलेक्ट्रॉन आने से कुछ द्रव्यमान में इसमें वृद्धि हुआ, दो इलेक्ट्रॉन आएगा तो कुछ और वृद्धि होगा, तीन इलेक्ट्रॉन आएगा तो कुछ और वृद्धि होगा। लेकिन इलेक्ट्रॉन कितना द्रव्यमान कम है, नगण्य के बराबर माना गया है, क्योंकि 10 के पावर माइनस 31 से नीचे आएगा तो 10 के पावर 31 प्लस में होगा, और 1 पर 31 को 0 से भाग देंगे तो सोचिए 0.0000 ऐसे कुछ करके बहुत आएगा। तो लेकिन सूक्ष्म रूप से द्रव्यमान की बढ़ोतरी होती है किसमें, ऋणावेशित में, और सूक्ष्म रूप से द्रव्यमान की कमी होती है किसमें, धनावेशित में, है ना। ये दो इसके पॉइंट। तीसरा, तब तक कितना लिखिए, नोट कीजिए। तीसरा में है तीसरा इसको पॉइंट मोस्ट वीवीआई। तीसरा क्या है इसके पॉइंट, बहुत वीवीआई। इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण के कारण, इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण के कारण द्रव्यमान का भी स्थानांतरण होता है। ये तो पीछे वाली बात आ गई। क्या पीछे वाली बात था, इलेक्ट्रॉन एक पदार्थ से दूसरे पदार्थ में गया तो अपना द्रव्यमान साथे लेकर के गया,
तो मान लेते हैं जिससे इलेक्ट्रॉन गया उसमें कुछ तो वजन पहले से था, द्रव्यमान तो होगा, और जब इलेक्ट्रॉन निकल गया तब इसके पास कितना द्रव्यमान बचा है, यानी कि द्रव्यमान में परिवर्तन। तो द्रव्यमान का भी स्थानांतरण होता है, तो द्रव्यमान में परिवर्तन का फॉर्मूला होता है, याद रखिएगा, n गुना में me, n गुना में me। e क्या है, डेल्टा m क्या है, इसको लिख सकते हैं द्रव्यमान में परिवर्तन। डेल्टा m को लिखा जाएगा द्रव्यमान में परिवर्तन, और n क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी कि कितना इलेक्ट्रॉन गया। एक पदार्थ से दूसरे पदार्थ में इलेक्ट्रॉन आ तो रहा है लेकिन के वो आ रहा है, संख्या पूछ यहां पे है n क्या है, इलेक्ट्रॉन की संख्या, और me क्या है, m यानी कि मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, इसको बोला जाता है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान होता है कितना, बता सकते हैं ना, चार्ज नहीं लिख रहे हैं, मास लिख रहे हैं, द्रव्यमान लिख रहे हैं, अभी लिखे थे वहां पे 9.1 गुना में 10 के पावर माइनस में 31 केजी होता है। तो सोचिए, अगर एक पदार्थ से दूसरे पदार्थ में इलेक्ट्रॉन जा रहा है तो द्रव्यमान के भी स्थानांतरण हो रहा है। अब सवाल है कि कितना द्रव्यमान जा रहा है या कितना परिवर्तन हो रहा है, जाने के बाद उस परिवर्तन का फॉर्मूला होता है डेल्टा m बराबर में nme। अच्छा, यही फॉर्मूला क्यों होता है, क्यों का रीजन सुनिए। हम बोलेंगे कि अगर एक इलेक्ट्रॉन दूसरे पदार्थों में चला गया, A से B में आ गया एक इलेक्ट्रॉन, तो कितना द्रव्यमान लेकर के आएगा, तो 9.1 और गुना में 10 के पावर माइनस 31 केजी लेकर के आएगा। अगर एक और इलेक्ट्रॉन आएगा तो फिर से 9.1 गुने 10 के पावर माइनस 31 लेकर के आएगा। समझिए कि फॉर्मूला आया कहां से, इस फॉर्मूला के बारे में बात कर रहे हैं। देखिए, अच्छा, एक और इलेक्ट्रॉन A से B में आया तो ये भी तो अपना द्रव्यमान लेकर के आएगा, कितना लेकर के आएगा, तो 9.1 और गुने 10 के पावर माइनस में 31 केजी लेकर के आएगा। तो सोचो, जे भी आ रहा है अपना अपना द्रव्यमान लेकर के आ रहा है। इन सारे द्रव्यमान को क्या से सूचित कर रहे हैं, me से। E क्या है, इलेक्ट्रॉन, m क्या है, मास, यानी कि मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान। जो भी आ रहा है अपना द्रव्यमान लेकर के आ रहा है। देखो गौर से, तो ऐसा द्रव्यमान कै को आया बता सकते हैं। अभी केवल 3 इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर किए हैं, याद रखना, केवल और केवल 3 इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर किए हैं। दिख रहा है ना उधर, हाँ गुड, ठीक तो है। हाँ, क्या बोल रहे थे कि केवल 3 इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर किए हैं, तो 9.1 गुने 10 के पावर माइनस 31 केजी कई बार आया है, 1 बार 2 बार 3 बार, तो गुना कितना करना पड़ेगा, 3। क्या परिवर्तन हो रहा है, द्रव्यमान में परिवर्तन। तो सोचो ना, तो डेल्टा m बराबर 3 क्या है, 1 2 3 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन की संख्या, और इलेक्ट्रॉन की संख्या को कोई से सूचित करते हैं, n से, और 9.1 गुने 10 के पावर माइनस 31 क्या है, तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन बोले तो me। तो देखो तो फॉर्मूला नहीं आ गया, डेल्टा m इक्वल टू में n गुना में me आ गया, है ना। ये फॉर्मूला देखो आगे। तो जब घर्षण की क्रिया होता है, फ्रिक्शन होता है ना, तो उसमें इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होता है। इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होने का मतलब मास ऑफ इलेक्ट्रॉन यानी कि द्रव्यमान का भी ट्रांसफर होता है, और कितना ट्रांसफर होगा, कितना गया, या फिर कितना उस वस्तु में द्रव्यमान में वृद्धि हुआ, और जिससे इलेक्ट्रॉन निकला उसमें द्रव्यमान कितना कमी हुआ, उस कमी और वृद्धि का फॉर्मूला क्या है, डेल्टा m बराबर n गुना में me। डेल्टा m क्या है, द्रव्यमान में परिवर्तन, n क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन की संख्या, me क्या है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, जिसका द्रव्यमान होता है 9.1 गुना 10 के पावर माइनस में 31 केजी। नहीं, इतना तब तक नोट कीजिए। चलिए, हो गया। आगे है एसपी पॉइंट चौथा, एसपी पॉइंट 4। एसपी पॉइंट
घर्षण के कारण ऋण आवेशित क्या बता दिए हैं, और धनावेशित, ऋण आवेशित और धनावेशित पदार्थ में समान तथा विपरीत आवेश, विपरीत प्रकृति के आवेश, नेचर, विपरीत प्रकृति के आवेश उत्पन्न होता है, है ना। विपरीत प्रकृति के आवेश उत्पन्न होता है। कैसे? जैसे दो एग्जांपल लिए थे, इसमें नेगेटिव चार्ज हुआ था और इसमें कैसा था, पॉजिटिव चार्ज हुआ था। जितना इस पर चार्ज रहेगा, मान लेते हैं 4 कूलम चार्ज है, इस पर भी 4 कूलम चार्ज रहेगा। ऐसा क्यों? लेकिन ये माइनस में थी, किसमें, प्लस में, मतलब एक नेगेटिव चार्ज, दूसरा क्या, पॉजिटिव चार्ज। अब सवाल है कि कितना आवेश का ट्रांसफर हुआ, कितना इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हुआ, तो दोनों में आवेश कितना उत्पन्न होगा। तो यहाँ से 4 कूलम तो माने हैं ना, लेकिन निकाला कैसे जाएगा, तो निकाला जाएगा क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज से। क्या, क्यू का कितना क्यू ट्रांसफर हुआ, क्यू का फॉर्मूला क्या होता है, बताया था ना, प्लस माइनस में एन ई। इस फॉर्मूला से आप देख सकते हैं कि कितना आवेश इसमें उत्पन्न हुआ और कितना आवेश इसमें उत्पन्न हुआ। दोनों में सेम चार्ज आएगा, लेकिन नेचर में कैसा होना चाहिए, विपरीत होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। एक प्लस तो दूसरा माइनस, ठीक है, एक पॉजिटिव चार्ज तो दूसरा नेगेटिव चार्ज। ये फॉर्मूला कहाँ से आया, तो आप पीछे वाला लेक्चर देख सकते हैं, जिसमें पढ़ाए हैं आवेशों का क्वांटीकरण, आवेशों का क्वांटीकरण, है ना। तो क्या है ना कि घर्षण के कारण ऋण आवेशित और धन आवेशित दोनों जो पदार्थ है, इसमें समान मात्रा में आवेश रहता है, लेकिन दोनों कैसा होता है, अपोजिट होता है। अपोजिट तो होगा ही होगा ना, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो रहा है ना। एक में इलेक्ट्रॉन की बढ़ोतरी हो रही है, एक में इलेक्ट्रॉन की कमी हो रही है। बढ़ोतरी हो रही है तो नेगेटिव चार्ज, कमी हो रही है तो पॉजिटिव चार्ज। लेकिन अगर एक इलेक्ट्रॉन गया, इसका मतलब कि एक इलेक्ट्रॉन की यहाँ कमी हुआ, 2 इलेक्ट्रॉन गया, यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन की कमी हुआ। तो जितना चार्ज इसमें उत्पन्न हो रहा है, उतना यहाँ पर कमी हो रहा है, तो दोनों में चार्ज तो सेम रहेगा ही रहेगा, है ना। लेकिन हाँ, एक माइनस और दूसरा प्लस। तो एक आवेशों का क्वांटीकरण, तो सवाल है ऑब्जेक्टिव में आ भी सकता है कि घर्षण के कारण कितना आवेश में परिवर्तन हुआ, या सॉरी कितना आवेश में वृद्धि हुआ। उस वृद्धि का फॉर्मूला क्या है, क्यू बराबर में एन ई, ठीक है, इसको नोट कीजिए। अब आते हैं कुछ न्यूमेरिकल पे। 4 एसपी पॉइंट हो गया। ओहो, वीडियो बार बार ना खराब हो जा रहा है। चलिए आते हैं न्यूमेरिकल पे। ओके, तो ये था हमारा घर्षण के कारण आवेशन, जो बोले थे कि बहुत भी आई है। अच्छा, दैनिक जीवन में इसका उपयोग होता है। इसको ना तो इसको पॉइंट 5वां करके लिख लीजिए। दैनिक जीवन में उपयोग, किसका उपयोग, तो घर्षण के कारण, याद रखिएगा, घर्षण के कारण जो आवेशन की क्रिया हुआ, तो उसका उपयोग दैनिक जीवन में भी होता है। आप ऐसे एग्जांपल देखे होंगे, जैसे ठंडा के दिनों में स्वेटर उतारते समय जो चट चट की आवाज करता है ना, किसके कारण, घर्षण के कारण, वहां भी आवेश उत्पन्न होता है। नहीं, ठंडा के दिनों में घर्षण के कारण जो चट चट की आवाज होता है, उत्पन्न होता है। बहुत सारे इसका यूज है, ठीक है। अच्छा, लेकिन अगर बात करें, हाँ, कंघी वाला भी दैनिक जीवन में उपयोग हो जाएगा। कंघी वाला एग्जाम्पल जो लिया गया था,
जैसे में बादल भी आपस में क्या होता है ना कि बादल को आपस में रगड़ने से बिजली पैदा होता है। जब बादल आपस में रगड़ होता है दोनों का तो बिजली पैदा होता है, वो भी किसके कारण? घर्षण के कारण। तो दैनिक जीवन में उपयोग ना आप ABC करके आप लिख सकते हैं। पहला उपयोग क्या लिखना है कि ठंडे के दिनों में या फिर स्वेटर उतारते समय चट चट की आवाज आना, किसके कारण? घर्षण के कारण। दूसरा, बादल जब आपस में रगड़ते हैं तो बिजली पैदा होती है, किसके कारण? घर्षण के कारण। तीसरा एग्जाम्पल क्या लिख सकते हैं दैनिक जीवन में उपयोग? लिखेंगे यही कि जब सूखे बाल में प्लास्टिक के कंघी को आपस में रगड़ा जाता है तो कंघी के द्वारा कागज के छोटे छोटे टुकड़े को आकर्षित कर लिया जाता है। क्यों? क्योंकि कंघी में इलेक्ट्रॉन की संख्या ज्यादा हो जाता है, सूखे बाल से निकल करके इलेक्ट्रॉन कंघी में चला जाता है तो कंघी ऋण आकर्षित हो जाता है, और जिसके कारण से कागज के छोटे टुकड़े को अपनी ओर आकर्षित कर लेता है। तो दैनिक जीवन में इसका उपयोग है। आप ऐसे पॉइंट 5वां में करके 1 2 3 करके कम से कम 2 या 3 एग्जाम्पल लिख सकते हैं, नोट बनाइए इसमें, ठीक है, कि दैनिक जीवन में इसका उपयोग है घर्षण का। अब आते हैं कुछ न्यूमेरिकल पे, है ना। चलिए इसको मिटा दे रहे हैं, तो आप इसको लिख लीजिएगा। कुछ सवाल है, इस सवाल को लिखना है, लिखिएगा। अब सवाल है न्यूमेरिकल इस पे कुछ पहला कि जब एक सवाल है, लिखिएगा, जब एक कांच की छड़ को रेशम के कपड़े से रगड़ा जाता है, जब एक कांच की छड़ को रेशम के कपड़े से रगड़ा जाता है, रेशम के कपड़े से रगड़ा जाता है, रेशम के कपड़े से रगड़ा जाता है, तो कांच की छड़ से, तो कांच की छड़ से 2 × 10⁻12 इलेक्ट्रॉन, 2 × 10⁻12 इलेक्ट्रॉन रेशम के कपड़े पे चले जाते हैं, रेशम के कपड़े पर चले जाते हैं, चले जाते हैं, रेशम के कपड़े पर चले जाते हैं, तो छड़ और कपड़े पर कितना आवेश उत्पन्न होगा, कितना आवेश उत्पन्न होगा, है ना। ये सवाल है। वैसे आपको समझना पड़ेगा कि जब एक इलेक्ट्रॉन, समझिएगा, दूसरे पदार्थों में जाएगा तो कितना द्रव्यमान लेकर के जाएगा, तो द्रव्यमान लेकर के जाएगा 9.1 × 10⁻31 kg, एक इलेक्ट्रॉन kg है। लेकिन यही एक इलेक्ट्रॉन दूसरे पदार्थों में अगर जाएगा तो सवाल है कि कितना चार्ज लेकर के जाएगा। तो इलेक्ट्रॉन पर जितना आवेश रहता है, जितना चार्ज रहता है, उतना लेकर के जाएगा। क्या चार्ज रहता है? 1.6 और गुना में 10⁻⁻19 कूलम रहता है, इन्हें चार्ज रहता है इलेक्ट्रॉन पे, है ना। तो एक इलेक्ट्रॉन जाएगा तो इतना आवेश लेकर जाएगा। 2 इलेक्ट्रॉन जाता तो 2 गुना इतना आवेश लेकर के जाता। 3 इलेक्ट्रॉन जाता तो 3 गुना इतना आवेश लेकर के जाता। 100 इलेक्ट्रॉन जाता तो 100 गुना इतना लेकर के जाएगा। तो इतना इलेक्ट्रॉन गया है तो इतना गुना में 1.6 गुना में 10⁻⁻19 कूलम लेकर के जाएगा। तो टोटल चार्ज कितना लेकर के जाएगा? इतना लेकर के जाएगा, नहीं यही है। अब गुना कर लीजिए, 16 में 2 से गुना करेंगे 32 यानी कि 3.2 और गुना में 10⁻⁻
12 6 18 19 माइनस में 7 बचेगा, -7 कूलम क्यू का मान आ गया, आंसर खत्म। सवाल है कि किससे किस में गया, तो कांच की छड़ को रेशम से जब कपड़ा से रगड़ा गया तो कांच की छड़ से इलेक्ट्रॉन निकला, तो सोचो ना, कांच की छड़ से इलेक्ट्रॉन निकला है तो कांच पे इलेक्ट्रॉन की कमी हुआ है, और कांच पे इलेक्ट्रॉन की कमी हुआ तो पॉजिटिव चार्ज होगा। और रेशम की कपड़ा में गया है तो रेशम की कपड़ा के किस प्रकार का चार्ज होगा, नेगेटिव चार्ज होगा, नहीं। और अभी अभी जस्ट बताए थे कि जब घर्षण होता है तो घर्षण के कारण दोनों बॉडी पे, पॉजिटिव और नेगेटिव वाले दोनों पे चार्ज सेम रहता है, तो दोनों में चार्ज तो सेम ही रहेगा। और कांच में रहेगा तो कितना, प्लस है ना, तो प्लस में 3.2 और गुना में 10 के पावर -7 कूलम। फिर रेशम नेगेटिव है ना, तो माइनस में 3.2 और गुना में 10 के पावर -7 कूलम, आंसर। विदाउट फार्मूला के बन गया। अगर आप समझिएगा तो विदाउट फार्मूला किस तरह से बना सकते हैं, लेकिन नहीं, कहा तो फार्मूला से लाना, आइए फार्मूला से मिटा देना इसको। हाँ गुड, इसको मिटा दे रहे हैं। ओके, हाँ क्या तो कह रहे थे, हाँ फॉर्मूला से कैसे आएगा। सवाल है कि चले जाते हैं तो छड़ और कपड़े पर कितना आवेश उत्पन्न होगा, कितना आवेश बोले तो क्यू का वैल्यू पूछा है, और क्यू तो दोनों पर सेम रहेगा, रेशम के कपड़ा पे और कांच के छड़ पर भी सेम चार्ज रहेगा, क्योंकि घर्षण हो रहा है ना, और घर्षण के कारण दोनों बॉडी पे चार्ज सेम होता है, प्लस वाला पे भी और माइनस वाला पे भी चार्ज सेम रहता है, लेकिन हम नेचर अलग अलग रहता है, एक पॉजिटिव और दूसरा नेगेटिव। तो यानी कि दोनों में चार्ज जब सेम है ये है, तो क्यू का वैल्यू फाइंड करने के लिए बोला है, क्यू निकाल दो। क्या फॉर्मूला आता है क्यू का, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज से हम लोग जानते हैं, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज से क्यू बराबर प्लस माइनस एन ई होता है। न्यूमेरिकल बनाते समय केवल एन ई ले लीजिए, प्लस माइनस तो केवल शो करता है पॉजिटिव चार्ज के लिए प्लस, नेगेटिव चार्ज के लिए माइनस। तो क्यू का वैल्यू निकालना है, एन का वैल्यू कितना, एन बोले तो कितना इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हुआ है, तो सोचो ना, कांच की छड़ से इतना इलेक्ट्रॉन बोले तो 2 × 10 के पावर 12 इलेक्ट्रॉन, एन के जगह पे लिखा जाएगा 2 × 10 के पावर 12 इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हुआ है, यानी कि रेशम के कपड़े पे चला गया है। तब सवाल है, एन का वैल्यू तो लिख दिए, अब ई क्या होता है, ई यहाँ पे बताया गया था क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज में कि ई जो होता है इलेक्ट्रॉन पर चार्ज, इलेक्ट्रॉन पर आवेश। तो जरा सा बताओ ना, इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है, 1.6 और गुना में 10 के पावर -19 कूलम होता है ना। अच्छा, इसको गुना करके देखो ना कितना आएगा, तो 16 में 2 से गुना करेंगे 32, यानी कि 3.2 और गुना में 12 6 18 माइनस में वह जाएगा, देखो वही ना आया है। विदाउट फार्मूला भी बना सकते तो वैसे भी आ गया है ना। चलिए, पहला न्यूमेरिकल था, दूसरा न्यूमेरिकल आप लोग को होमवर्क में दे रहे हैं, बना लीजिएगा। एक और सवाल इसमें था, क्या द्रव्यमान में कोई परिवर्तन हुआ, चलिए हो गया होगा, इसको मिटा दे रहे हैं। चलिए हो गया। दूसरा क्वेश्चन, एक सवाल ले रहे हैं द्रव्यमान में परिवर्तन वाला पे। एक वस्तु को रगड़ने पर, दूसरा क्वेश्चन लिखिएगा, एक वस्तु को रगड़ने पर, सवाल है, क्वेश्चन है, एक वस्तु को रगड़ने पर उस पर -8 नैनो कूलम, -8 नैनो कूलम का ऋणावेश आ जाता है, का ऋणावेश आ जाता है।
द्रव्यमान लेके ले रहे हैं, तो इसमें कितना द्रव्यमान की वृद्धि होती है, इसमें कितना द्रव्यमान की वृद्धि होती है। वो सवाल किस पर है? वैसे Q बराबर एन ई पर ना, सुनिएगा, Q बराबर एन ई पर फॉर्मूला, इस फॉर्मूला पे न्यूमेरिकल हम करवा चुके हैं कुछ है ना, लेकिन आज जो बताए हैं द्रव्यमान में कितना परिवर्तन होता है, कितना वृद्धि होता है, उसका फॉर्मूला क्या आया था? डेल्टा एम इक्वल टू में एन गुना में एम ई आया था। एम ई क्या था? मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, जो कितना होता है 9.1 और गुना में 10 के पावर माइनस में 31 kg होता है। एन क्या है? एन है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी कितने इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हुआ है। तो सवाल है यहाँ, तो सवाल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन दिया ही नहीं है, तो फाइंड करना पड़ेगा। जब तक एन नहीं निकलेगा तब तक आप डेल्टा एम कैसे निकाल सकते हैं? फार्मूला तो जान लिए हैं, लेकिन फार्मूला को आप सोचिएगा तब ना कि फार्मूला किसकी आवश्यकता है। एम ए के बारे में तो पता है, एन क्या है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन की संख्या है, और सवाल में कहीं भी इलेक्ट्रॉन की संख्या दिया नहीं। आप सवाल को पढ़िए, क्या लिखा हुआ है कि एक वस्तु को रगड़ने पर उस पर कितना आवेश आ जाता है? -8 नैनोकूलम आवेश, ऋण आवेशित है। इसका मतलब क्या होगा कि Q का वैल्यू दिया है, कितना दिया है? -8 नैनोकूलम, और -8 नैनोकूलम बोले तो -8 नैनो बोला जाता है 10 के पावर -9 को, और वैसे भी चार्ज ऋण आवेशित कर दिया है तो माइनस लेने की आवश्यकता नहीं। तो Q का वैल्यू कितना है? 8 × 10 के पावर -9 कूलम है, और हम लोग जानते हैं Q का फॉर्मूला क्या होता है, बता सकते हैं क्या? क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज से Q बराबर एन ई होता है, और हम लोग को फाइंड करना है n। जब n निकल जाएगा तो डेल्टा m निकल जाएगा। कैसे? आप यहाँ से n का वैल्यू निकालिए, n का वैल्यू निकालेंगे तो Q बटा में क्या हो जाएगा? E। तो Q का वैल्यू कितना है? तो 8 गुणों में 10 के पावर -9 और बटा में E। E क्या होता है? इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है? 1.6 और गुना में 10 के पावर -19। चलिए इसको सोल्व करेंगे। दशमलव हटेगा, 10 ऊपर चला जाएगा तो ऊपर 80 हो जाएगा, नीचे क्या बचेगा? 16, और गुना में इन दोनों में से कोई एक ही को 10 लिखेंगे। 19 माइनस में ऊपर जाएगा तो 19 प्लस में हो जाएगा, 19 में से 9 हटाएंगे तो क्या बचेगा? 10 बचेगा। 16 × 5 = 80, यानी कि 5 गुना में 10 के पावर 10 यहाँ से निकल गया। कितना इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हुआ था? तो 5 गुना में 10 के पावर 10 इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हुआ था। संख्या निकल गया n, और जब n निकल गया, कहाँ तो दिख रहा है? जब n निकल गया, हाँ ठीक है, जब n निकल गया तो इसीलिए अब हम लोग यहाँ से निकाल देंगे डेल्टा m। डेल्टा m का क्या फॉर्मूला होता है? तो n गुना में m e। तो डेल्टा m का वैल्यू आप निकालिए, n का वैल्यू अभी जस्ट आया है, कितना आया? 5 गुना 10 के पावर 10 और गुना में m e मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होता है? 9.1 और गुना में 10 के पावर -31 kg n होता है। आप डेल्टा m का वैल्यू यहाँ से निकाल दीजिए। गुना कर सकते हैं, 5 में से गुना करेंगे, 5 9 5 45, एक अंक के बाद दशमलव, और गुना में 10 के पावर 31, 10 माइनस में 21, हाँ माइनस में 21 kg बचेगा। इतना पर भी करके छोड़ सकते हैं, या फिर पॉइंट को, इस पॉइंट उठा करके आपको यहाँ लाना है, ये हो जाएगा। तो इस तरह से ना हम लोग निकाल सकते हैं कि मास का कितना ट्रांसफर हुआ। जरा सा सोचना यही है कि जब इलेक्ट्रॉन एक बॉडी से दूसरे बॉडी में जा रहा है तो अपना मास लेकर के जा रहा है। सवाल है कि जिसमें इलेक्ट्रॉन जा रहा है उसमें द्रव्यमान की वृद्धि हो रहा है। द्रव्यमान बढ़ने की वजह से सवाल पूछता है कि कितना द्रव्यमान में वृद्धि हुआ, तो द्रव्यमान वृद्धि का आंसर है। अब सवाल है कि जिससे इलेक्ट्रॉन निकल रहा है उसमें द्रव्यमान की तो कमी हो रहा होगा, तो कितना कमी हुआ होगा? तो जितना वृद्धि हुआ है इसमें उतना कमी हुआ होगा, एक वही द्रव्यमान इसमें आया है। तो चलिए, तो आज का हमारा लेक्चर यहीं तक समाप्त करते हैं। नोट्स बनाते रहिए, पढ़ते रहिए, वीडियो में लगे रहिए। धन्यवाद।